नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में इंडियन हॉन्टेड स्टोरीज में। तो दोस्तों, मैं फिर से एक और एपिसोड आपके लिए जिन्नात की दुल्हन का नवा लाई हूँ, जिसको सुनने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और कहानी आप हमारी एंड तक जरूर सुनिएगा। और प्लीज हमें कमेंट करके भी बताएं कि ये कहानी आपको हमारी कैसी लग रही है। जिन्नात गुलशन की अम्मी को बता रहा था कि गुलशन किसी लड़के को जानती है जो उसे काफी पसंद करता है। ठीक है, मुझे लड़के के पेरेंट्स से भी मिलना होगा ना। तब जिन्नात ने जिक्र किया कि लड़के की माँ तुम्हारे पास बैठने आने वाली है कि वो सामने यह बात रख के लिए वो मना नहीं कर पाएगी। खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। ठीक है, गुलशन की माँ ने हामी भरी। लड़के की माँ को मिलने से पहले अपनी देवरानी जेठानी को बुलाकर अपनी सेहत नादुरुस्त है बताना, सीने में दर्द हो रहा है ऐसा बोलकर कहना कि मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, मैं अपनी बच्ची के जल्द से जल्द हाथ पीले कर देना चाहती हूँ। इससे कोई तुम्हारी बात का विरोध नहीं करेगा, बस यही चाहेंगे कि सिंपल तरीके से वक्त की नज़ाकत को देखते हुए निकाह किया जाए। ठीक है। जिन्नात ने पढ़ाई हर बात को जैसे गुलशन की अम्मी ने मुँह जुबानी कर लिया। अपनी बात खत्म करके वह बोला, मैं अब चलता हूँ, अपनी जान के साथ वक्त बिताना है, कहकर वो बेहाई से उठकर वापस जाने लगी। उसके पुष्ट अंगों को देखकर गुलशन की अम्मी सोचने लगी, यही जवानी ही उसके लिए कातिल बन गई थी। जिन्नात हर वक्त उस पर हावी रहने लगा था, खूबसूरती को नोच रहा था जो सिर्फ वो जानती थी। क्या करती कर रह जाती थी। वो अपने कमरे में चली गई पर पीछे खौफनाक सन्नाटा छोड़ गई थी। 5 बज रहे थे, फज्र का वक्त था। गुलशन की अम्मी ने वजू बनाकर नमाज पढ़ी और अल्लाह से सबकी खैरियत की दुआ मांगी। रात को गुलशन पर हावी जिन्नात अपनी गुलशन के साथ शादी के लिए उतावला हो रहा था। बड़ी बड़ी आंखों से डरा रहा था। फिलहाल उसकी बात को नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं था। उसने जिन्नात को साथ देने पर अपनी रजामंदी जाहिर की थी। साथ ना देती तब भी जिन्नात अपनी मनमानी करने वाला ही था और वह जिंदा रहेगी तो इस मुसीबत का कुछ हल ढूंढ पाएगी। जिंदगी किस मोड़ पर ले आई हमें आज, मौत मांगी वो भी मुकर कर चल दी हमसे। मौसम बेपरवाह था, कभी बरस रहा था तो कभी ठंड का समा बांध लेता था। खलील जब अपने प्यार के बारे में सोचता था वो बरबस ही आंखें बरस जाती थी। उदासी और उलझनों के बोझ तले वो दबता सा जा रहा था। उसे लग रहा था जिंदगी में कोई नहीं था, अपना प्यार भी अपना नहीं था। बार बार वो दूर रहने की धमकी देता था, ऐसा प्यार जिसको अपनाने के लिए उसने अपनी जिंदगी भी दांव पर लगा दी थी। कौन करता है आज के दौर में ऐसी मोहब्बत। जब अपने प्यार के लिए जान देने की बारी आती है तो प्रेम का दावा करने वाले अच्छे से अच्छे लोग मुकर जाते हैं। खलील वैसा बिल्कुल नहीं था। किस्मत ही उसकी खराब थी जो लोग उसे बारी बारी छोड़कर जा रहे थे। दिमाग पर काफी बोझ लग रहा था, नसें फट रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बड़े विस्फोट से दिमाग फट जाएगा और सब कुछ खत्म एक लम्हे में, मगर ऐसा भी तो नहीं हो रहा था। काफी सोचने के बाद गुलशन और उसके घर वालों को यह कहकर निकल गया कि दोस्तों से मिलना है। आज वो अपनी लीनियां लेकर नहीं निकला। ना जाने कितने दिन हो गए थे अपनी कार की सवारी किए हुए। उसको याद आया गुलशन के मिलने से पहले जिया बहुत सी बार उसके साथ ड्राइविंग पर गई थी। जिया की कमी उसे आज महसूस हो रही थी। कम से कम वो एक अच्छी दोस्त तो थी। जिंदगी ने एक सबक दिया था उसे, कभी किसी की
अवहेलना ना करे, ना उस जाने किसका कंधा कब रोने के लिए काम आ जाए। जिया के घर पहुंचा तो उसके दादा दादी को घर में पाया। जिया कहीं नजर नहीं आई। उसका दिल धक्के से रह गया। दादा दादी सुन बैठे थे। जिया को घर में ना पाकर सब वो दादा दादी के पास आया तो दोनों की आंखें भर आई थी। क्या हुआ दादी, जिया कहाँ है? हृदय में घबराहट महसूस करते हुए खलील ने पूछा था। दादी ने अपनी भर्राई आवाज में कहा, बेटे जब से आपकी शादी हुई वो बेजान सी हो गई थी। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती थी, मगर कभी तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। आखिरी बार वो जब से गुलशन से वो मिली थी काफी परेशान रहने लगी थी। बात बात पर गुस्सा करती थी और रो देती थी। उसकी ऐसी हालत का जिम्मेदार हम तुम्हें ही मानते रहे हैं, पर बेटे अब हमें लगता है सिर्फ इतनी बात नहीं थी, कुछ और भी बात थी। कई बार उसको नींद में बुदबुदाते हुए सुना था। हमसे पाप हुआ है दादी, बड़ा अपराध हुआ है। और कभी कभी वह नींद में चीख कर बैठ जाती थी। हम कुछ पूछते तो रोती थी। कितने दिनों से उसका रो रो कर बुरा हाल था बेटे। दादी जिया के बारे में बताते बताते टूट सी गई थी। मुझे जिया ने पहले कभी बताया नहीं ये सब। कुछ बातें समझनी पड़ती है मेरे बच्चे, हर बात का जिक्र किया नहीं जाता। उसके प्यार को तुमने महसूस किया होता तो आज उसका ये हाल ना होता। क्या हुआ है जिया को? और वो कहाँ है दादी? खलील परेशान सा हो उठा। जिया के लिए इतना अपनापन क्यों? वो हॉस्पिटल में एडमिट है, जहर खा लिया है उसने। देखना नहीं चाहोगे क्या? खलील उछल पड़ा। दिल जोरों से पसलियों को टकराने लगा था। मैं जिंदा हूँ आज तो तेरी वजह से। हाय हाय दिल, तू आजमाया ना कर। अस्पताल निकलते वक्त खलील ने अम्मी को कॉल कर दी थी कि उसे आने में जरा देर होगी, गुलशन को बता देना। पर सामने से अम्मी ने बताया कि गुलशन तो उसके घर से निकलते ही बाहर निकली है, किसी को कुछ बताए बगैर। खलील को हैरत हुई। जरूर मगर आसपास ही कहीं होगी, ये सोचकर दिमाग पर जोर नहीं दिया था। इधर दादी की बात सुनकर खलील खुद को दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान समझने लगा। अपनी प्रेमिका अपनी ना थी और जो उसको प्रेम करती थी वो उसको बिखरा हुआ समझकर जहर निगल चुकी थी। दादी को लेकर वो हॉस्पिटल पहुंचा। हॉस्पिटल काफी बड़ा था, मगर दादी की वजह से जिया को ढूंढने में दिक्कत ना हुई। स्पेशल वार्ड की एक बेड पर वो लेटी हुई थी। दादी ने उसके माथे पर हाथ फेरा। फिलहाल उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था। उसका पूरा बदन फूल गया था, चेहरा लाल हो चुका था। बदन पर छोटी छोटी घमौरियां जैसी फोड़ियां निकली थी। ये सब कैसे और क्यों हुआ दादी? खलील की आवाज सुनकर जिया ने आंखें खोली। वो खलील को देखकर घबरा गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसके हाथ में सिरिंज लगी थी, फिर भी वह खलील को बाहर जाने का इशारा कर रही थी। खलील समझ गया था कोई तो ऐसी बात थी जो जिया जानती थी, मगर अब डर रही थी। दादी ने बताया कि इसने जहर पिया। वो बात का अच्छा हुआ मुझे पता चल गया और मैंने फौरन ऑटो में इसे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने इसे वॉमिट करवा कर जहर निकाल दिया है, मगर कुछ तो असर बाकी रहना था, सो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी बेटे। डोंट वरी दादी, आप घबराओ मत, इसे कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा इसे। जिया की आंखें झिलमिला उठी। खलील ने जैसे एक अधिकार से कहा हो। जिया की पलकों से पानी बहने लगा। खलील की समझ में ये बात आ चुकी थी कि जिया जिन्नात से खौफ खाई हुई है शायद, पर जिन्नात जिया को नुकसान
क्यों पहुंचाएगा भला? वो बात उसके भेजे में नहीं घुस रही थी। खलील ने जिया की भीगी आंखों में झांकते हुए कहा, क्या बात है जिया, तुम कुछ बताना चाहती हो? क्या बात है जो आप हमसे छुपा रही थी? जिया ने इशारे से कागज कलम मांगी। खलील ने तुरंत एक कागज और कलम की व्यवस्था की। जिया ने अपने कांपते हाथों से लिखा, मैं गुनहगार हूँ, मेरी वजह से गुलशन की जान जिन्नात के कब्जे में है। उसकी माँ की आंखों में मैंने जिन्नात का खौफ देखा था, तब जब गुलशन के अब्बू की जान गई। उन्हें भी मेरी वजह से ही जान गंवानी पड़ी। मैं जानती थी कि जिया जिन्नात भूत प्रेत पर यकीन नहीं करती थी, सो उस दिन मेरे चाचा की लड़की जो जिन्नात के साये में थी, उसको दिखाने गुलशन को मैं साथ ले गई थी। गुलशन ने उसकी बेतुकी हरकतों को अपने मोबाइल में वीडियो बनाकर कैद किया और तभी से वो इसके साथ आ गया था। या अल्लाह! खलील ने एक लंबी सांस ली और कहा, तुम्हारा उसमें कोई कसूर नहीं। तुम वीडियो बनाती तो वो तुम्हारे साथ भी आ सकता था। तुम ये सब करके क्या साबित करना चाहती थी? मुझसे प्रेम करती हो, ऐसा तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तो जीते जी मर जाता। खलील ने पहली बार जिया से अपना चेहरा छुपाया। उसके लिए प्यार उसकी आंखों से बहने लगा था। चलो दादी, कौन सा डॉक्टर इसका इलाज कर रहा है, मैं उससे मिल लेता हूँ। दादी ने डॉक्टर माथुर का नाम दिया। खलील वहाँ से सीधा डॉक्टर माथुर को मिलने गया। तभी वहाँ गुलशन ने कदम रखा। जिया की आंखें फटी की फटी रह गई। सुल्तान की परखू निगाहों ने ताड़ लिया था। खुशहाल रहने वाला लड़का अचानक चुप हो गया था। वजह जानना जरूरी था, कहीं ऐसा ना हो कि बात फिर आपे से बाहर निकल जाए। सुल्तान भी बिना बताए घर से बाहर निकल गया। खलील दोस्तों से मिलने का बहाना करके कुछ और ही फिराक में था। बात जो भी थी वह पता करके रहेगा। गुलशन और खलील के बीच अनबन थी, दूरी थी। उसकी तह तक जाने का फैसला करके सुल्तान सीधा गुलशन के मायके पहुंच गया। इस वक्त घर के भीतर जाना वाजिब नहीं था, तो उन्होंने कटहरे में से ही आवाज लगाई, सायरा जी, कोई है घर पर? सलाम करती हुई समदन की देवरानी बाहर आई। आइए समधी जी, अचानक कैसे आना हुआ? वालेकुम अस्सलाम। उन्होंने मूल बात को दबाते हुए कहा, बहुत जरूरी बात पूछनी है हमें समदन जी से, मगर कश्मकशें थी कि ऐसे हालत में कैसे मिले जब वो पर्दे के दिन गुजार रही है। ऐसी क्या बात है? देवरानी को जिज्ञासा हुई। वो सिर्फ उनको ही बता सकता हूँ। ठीक है, मैं भीतर पर्दा लगा देती हूँ। पर्दे की बाहरी तरफ से जो पूछना है पूछ लेना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पर्दा लगाकर सुल्तान को पर्दे के करीब बुला लिया। आप बात कीजिए, मैं अभी आई, कहकर उसकी देवरानी बाहर चली गई। सुल्तान ने सलाम किया। घबराई हुई आवाज में उन्होंने सलाम का जवाब दिया और कहा, आपको यहाँ नहीं आना था, आपकी जान को खतरा हो सकता है। ऐसी क्या बात है? मैं वही जानने आया हूँ। खलील भी बहुत परेशान है। आपके शौहर की मौत के बावजूद आपने निकाह भी करवाया। ऐसी बात में कहीं झोल था। काश मुझे पहले समझ में आ जाता। प्लीज समदन जी, अभी मैं आपसे कुछ नहीं कह सकती, बस आपकी सलामती की फिक्र है मुझे। आप यहाँ से चले जाइए। असगर यहाँ से आगे की नुक्कड़ पर रहता है। आप उन दोनों को फौरन मिलिए और पूछ लीजिएगा कि आपकी बेटी के साथ क्या हुआ था। फिलहाल जितना जल्दी हो सके घर छोड़ दीजिए। उनकी आवाज में चिंता का साफ झलक रही थी। फौरन सुल्तान वहां से निकल गया और तेजी से चलते हुए असगर के घर पहुंचा। दरवाजा ठोका। कुछ देर
पश्चात ही दरवाजे के बीचों बीच असगर खड़ा था। वह एक दुबला पतला सा सांवला आदमी था। सुल्तान को पहचानते ही सलाम की और आइए सुल्तान भाई, आज कैसे रास्ता भूल गए? सुल्तान ने सलाम का उत्तर देकर कहा, मैं कुछ जानना चाहता हूँ। जी कहिए, आपकी बेटी के साथ वह कैसा हादसा हुआ था? असगर की आंखें सिकुड़ गई। सब ठीक तो है ना भाईजान? ठीक कुछ भी नहीं है। मुझे बताओ, मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है। बात आज से 10 साल पहले की है। असगर अतीत के अंधेरों में देखता हुआ बोला। जब रुखसाना 14 साल की थी, स्टेशन रोड पर बड़ा गर्ल स्कूल था। वहां पर अपनी सहेलियां के साथ वो पढ़ने जाती थी। कहते हैं कि वहां स्कूल की जगह पहले अस्पताल था। उसे गिराकर वहां स्कूल की इमारत खड़ी कर दी गई थी, जिसमें पीछे एक कमरा था। पोस्टमार्टम रूम उसको बंद करके छोड़ दिया गया था। सारे स्कूली बच्चों को हिदायत दी जाती थी कि उस बंद कमरे के पास किसी को जाना नहीं है। एक दिन रुखसाना अपनी सहेलियों के साथ खेलते हुए उस कमरे तक जा पहुंची। जिज्ञासावश भीतर देखा। दो लड़कियां जो साथ थी, उसमें से एक ने चमकते हुए कहा, आज इस कमरे का दरवाजा खुला किसने रख दिया? अंदर जाकर देखना चाहिए, आखिर क्या है इसमें। नहीं यार, भीतर जाने से सर ने मना किया है। चल यार फट्टू, सर को तू बताने वाली है? उसने अपनी फ्रेंड के सामने आंखें तरेरी। नहीं, पर ठीक होगा, पहले मैं देख लेती हूँ, फिर आप दोनों, कहकर वो भीतर चली गई। ठीक 12 बज रहे थे। धूप बढ़ रही थी। भीतर एक और कमरा लग रहा था, जहाँ घना अंधेरा दिखाई दे रहा था। एकाएक कुछ गिरने की आवाज से दोनों चौंक उठी। दिया जो अंदर गई थी, उसकी आवाज नहीं आ रही थी। रुखसाना ने भी जैसे ही भीतर कदम रखा कि वही दरवाजे के पास ही वो गिर पड़ी। उसकी आंखों में अंधेरा छाने लगा। बाहर खड़ी लड़कियों ने फौरन दौड़कर सर को सारी बात बताई। रुखसाना को वहां से तुरंत निकाला गया। सब मिलकर अंदर गए। जमीन से बड़ा सा गड्ढा हो रहा था और वहां पर किसी के घसीटे जाने के निशान थे। दिया कहीं नहीं थी। सब लोग मान रहे थे कि उसे जमीन में खींच लिया गया है। रुखसाना पर पानी डालकर उसे होश में लाया गया, मगर वो इतनी डरी हुई थी कि कुछ बता नहीं रही थी। सर लोग उसे हमारे घर ले आए। वहाँ लड़की का कुछ पता नहीं चला। स्कूल में जैसे हड़कंप पड़े तो बोल गया, मैं भी आपकी ही बच्ची हूँ। इतना कहकर अपनी आंखें पोंछती हुई गुलशन बाहर निकल गई। जिया अवाक सी दरवाजे को घूर रही थी। एक लम्हा भी ऐसा नहीं लगा कि गुलशन जिन्नात की असर में थी। बड़ा प्यार जता रही थी, मगर एक ख्याल जिया के दिमाग में आते ही वह चौंक गई। जिन्नात भी तो यही चाहता होगा। गुलशन और उसके बीच आने वाली हर एक दीवार को वह हटा रहा था। शायद मुझे वो इसीलिए तकलीफ पहुंचाना नहीं चाहता था कि मैं वही लड़की हूँ जो खलील का सहारा बन सकती हूँ। उसको गुलशन के साथ अपनी जिंदगी बना सकती थी। कैसे ख्याल आ रहे थे। उन ख्यालों की वजह खुद गुलशन थी। ऐसी हालत में भी जिया की आंखें भर आई, जिसको पाने के लिए इतना तड़पी, जिसके लिए अपनी जिंदगी तक दांव पर लगाने तैयार थी। वह मिला भी तो किसी और का होकर। क्या नसीब पाया था, सब किस्मत का खेल होगा। बेटी, दादी ने कहा, गुलशन
की बातें मेरी समझ से बाहर थी। खलील अब तेरा है, उसका क्या मतलब हुआ? जिया ने दादी के हाथ पर अपना दायां हाथ रख दिया। शायद वह दादी का हौसला बढ़ा रही थी और चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऐसा मुंह इशारा था वो। दादी कुछ न बोली। रुखसाना को फीवर उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। रात में डर कर वो चीख उठती थी, घर में कंबल ओढ़कर सोती थी, कहती थी मुझे कोई दिखता है, डरा रहा है। उसकी दिमागी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी कि एक दिन सामने दरवाजे में गुलशन को देखकर जिया और उसकी अम्मी काफी डर गई थी। ये तुमने क्या किया डियर? गुलशन दौड़ती हुई जिया से लिपट गई। इतनी पराई हो गई मैं कि तू मुझे छोड़कर अपनी जिंदगी तबाह करना चाहती थी। गुलशन का चेहरा काफी भावुक हो उठा। जिया कश्मकश में थी। अपने साथ हमदर्दी जताने वाली गुलशन अचानक गला भी पकड़ सकती थी। अंदर ही अंदर घबरा रही थी, बस गुलशन को देखे जा रही थी। बेटी, पता नहीं क्यों जिया ने ऐसा कदम उठाया, कुछ भी बताने को वो तैयार नहीं है। पता नहीं क्या बात थी। गुलशन की माँ भीगी हुई आवाज में कह रही थी। गुलशन जिया के चेहरे पे हाथ फेरती हुई कहने लगी, डर मत पगली, तुझे जिंदा रहना है, खुद को जिंदा रखना है, अपने लिए ना सही अपने प्रेम के लिए। क्या कह रही थी गुलशन? जिया को बड़ा ताज्जुब हुआ। क्या वो जानती होगी मेरा प्यार कौन है? जिया ने अपनी आंखें गुलशन की आंखों पर डाल गड़ा दी थी। क्या सोच रही है? यही ना कि तेरे प्यार को मैं कैसे जानती हूँ? पागल, मैं सब जानती हूँ। मुझे तो खलील से शादी करनी थी सिर्फ। अब वो तेरा है, सिर्फ तेरा। मेरा उस पर कोई हक नहीं। इत्मीनान रख, ठीक हो जा और उससे मिलने की तैयारी कर। मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। कहकर उसने कुछ पैसे जिया की माँ को देते हुए कहा, ये लो। ये अपनी प्यारी पोती को जी भर कर देख रही थी। बरबस ही उसकी आंखें झारझार होकर बरस रही थी कि तभी खलील आ गया। डोंट वरी दादी, डॉक्टर से बात हो गई है, वो जल्द से जल्द जिया को ठीक कर देंगे। दादी समझ गई थी अस्पताल का सारा कर्जा वो अपने ऊपर ले आया था। उसकी आंखें बोल रही थी। जिया, उसने जिया को पुकारा। उसकी आवाज दर्द से भीगी हुई थी। पता नहीं उस पर क्या बीत रही होगी। जल्दी घर आ जाओ यार, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। खलील को अपने प्यार का एहसास हो गया था और उसी की तड़प थी जो उसे बेकरार कर रही थी। तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ मैं, वो रो पड़ा। खलील को इस हाल में देखना दादी के लिए सदमे की तरह था। बेटे, उन्होंने खलील का हाथ थामा। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, पता नहीं क्या होगा। जिया कुछ बोल नहीं रही थी, मगर उसकी आंखों से बहने वाला सैलाब उसके दिल का हाल बयां कर रहा था। कैसी राह पर आकर रुकी थी जिंदगी, पता नहीं क्या होने वाला था। जिन्नात अपने मकसद में कामयाब हो रहा था तो गुलशन की जिंदगी नर्क बनने वाली थी। उसका भी कुछ कसूर नहीं था। खलील को वहां खड़ा रहना मुश्किल हुआ। वो तड़पता हुआ उस कमरे से निकल गया। एक दिन एक सवाली दर पर आया। अगर आसगर कुछ पल ठिठका जैसे अतीत से मिला वो नायाब तोहफा उसकी आंखों की पुतलियां को छू गया। रुखसाना उसे देखकर डर गई थी। बेटी, मैंने रुखसाना को देखा। आज पहली बार मैं देख रहा था कि रुखसाना किसी इंसान को देखकर डरी हो। उसके लिए कम हैरत की बात नहीं थी। फकीर को जब मैं सदका देने आगे बढ़ा तो फकीर जैसे चीख उठा, रुक जाओ आप, मैं इस घर से कुछ नहीं ले सकता। क्यों बाबा, ऐसा क्या अपराध हुआ है हमसे? आपसे कोई अपराध नहीं हुआ, उन्होंने रुखसाना की ओर देखते हुए कहा। ये कहाँ से आया है यहाँ? इसके रहते मुझे
आपके घर का पानी तक पीना हराम है। कौन बाबा, किसकी बात कर रहे हैं आप? यह लड़की के साथ बैठा है वो, उसका नाम लेना नहीं चाहता मैं। फिर उससे अपने गले से एक तावीज उतार कर दिया, इसे पहना देना बच्ची को, वो कभी उसको छू भी नहीं पाएगा। मगर जिस दिन उसके गले से यह तावीज हटा उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। उस दिन के बाद कभी रुखसाना को तकलीफ नहीं हुई थी। उसकी शादी कर दी, एक 5 साल की बच्ची है। अभी 1 माह पहले वो घर आई थी कि जिन्नात ने अपनी चुंगल में उसे फंसा लिया। उसको दरगाह पर ले जाना था। उस दिन जिया के साथ उसकी सहेली गुलशन भी आई थी। पता नहीं वो लोग रुखसाना की तस्वीरें ले रहे थे जब जिन उस पर हावी था। उस दिन के बाद से वो गायब था। रुखसाना की सारी मुश्किलें हल हो गई थी, जैसे कोई और उस साये को ले गया हो। इसका मतलब वो गुलशन के साथ आया है। सुल्तान सोचने लगा, खलील की जान को भी खतरा है। गुलशन अब सुल्तान का अब लम्हा रुकना, वक्त जाया करना बराबर था। वह भागा वहां से। सुल्तान क्या करने वहां से भागा था और वो क्या करने वाला है, ये हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और मेरी वीडियो कैसी लगती है आप कमेंट करके भी हमें जरूर बताइए।